Good morning all of you. Today we will continue our 8th chapter, class 11, subject biology. तो अपने चैप्टर जो था सेल द यूनिट ऑफ लाइफ उसके बारे में कंटिन्यू कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर्स के अंदर उन्होंने काफ़ी कुछ बेसिक्स भी देखे हैं इसके सेल के बारे में और अपने को बताया इस चैप्टर के अंदर उन्होंने इसमें डिटेल में पढ़ना। ठीक है, अब अपने कंटिन्यू करते हैं इसके अंदर। उससे पहले कल वाले लेक्चर के बारे में थोड़ी सी अपनी बात कर लें। लास्ट लेक्चर के अंदर उन्होंने क्या देखा था कि कुछ प्रोकैरियोटिक सेल्स थी जिनके बारे में उन्होंने बात की थी, उनकी डिटेल में स्टडी की थी, है ना। आज जो है अपना टॉपिक उसके अंदर एक पॉइंट रह गया था प्रोकैरियोट्स का, कौन सा, राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन ऑफ बॉडीज। ये प्रोकैरियोट्स का एक पॉइंट। उसके बाद जो आज अपने यूकैरियोटिक सेल्स जो है स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इस पॉइंट से पहले वाला थोड़ा रिकॉल करवा दूँ आपको, उन्होंने क्या पढ़ा था लास्ट लेक्चर के अंदर। उन्होंने सेल एनवेलप एंड देयर मॉडिफिकेशन उनके बारे में पढ़ा था। तो सेल एनवेलप के अंदर उन्होंने आउटर स्ट्रक्चर्स देखी थी, फिर उनकी स्ट्रक्चर्स के अंदर क्या क्या मॉडिफिकेशंस हुए थे, बैक्टीरियाज को सेल वॉल के बेसिस पे कैसे पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव, इसके बारे में उन्होंने देखा था। उनके फंक्शंस क्या थे, ये चीज़ें उन्होंने डिटेल में पढ़ी थी। समझ आ गया आपको। सो स्टार्ट करते हैं राइबोसोम्स एंड इंक्लूजन बॉडीज से। सबसे पहले इनका जो पॉइंट है राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर जो थी उसके बारे में मैंने आपको बताया था। कुछ पॉइंट्स उन्होंने बेसिक क्लियर किए, तो अपने इसको डिटेल में पढ़ते हैं। बेसिकली जो राइबोसोम्स जो होते हैं वो किससे एसोसिएटेड होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। किससे जुड़े होते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। तो अपने ये पॉइंट एक नोट करके चलते हैं। दीज राइबोसोम्स आर एसोसिएटेड विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में मिलकर के अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, और कुछ पॉइंट्स हैं इसके बारे में देखते हैं अपने। अब अपने इनकी साइज की बात करते हैं राइबोसोम्स का। इनका साइज कितना होता है देखो बच्चों, जो राइबोसोम्स होते हैं बेसिकली इनका साइज 15 मिलीमीटर से लेके 15 mm to 20 mm, इतना ही साइज होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके राइबोसोम्स जो होते हैं वो बेसिकली आप लोगों ने पहली क्लासेस में यानी 10th वगैरह में प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के बीच में जब डिफरेंस किया था तो आप लोगों ने ये चीज़ भी पढ़ी थी कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बेसिक सी बात है, आप लोगों ने ये चीज़ ध्यान में रखी थी। फिर उसके बाद में आप लोगों ने ये भी देखा था कि राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो टाइप्स होते हैं। एक तो होता है 70S, दूसरा होता है 80S। ठीक है, अब कई बार पता क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाती है कुछ इनकी सब यूनिट्स से रिलेटेड। अब जो 70S होता है वो किस में मिलता है, प्रोकैरियोट्स में, और 80S किस में मिलता है, यूकैरियोट्स में। तो जो 70S टाइप का राइबोसोम होता है उसकी सभी यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं, 30S एंड 50S। समझ आ गया, 30S एंड 50S। अब आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, कई बार क्या होता है ना, बच्चे नॉर्मली क्या सोच लेते हैं 30S और 50S का टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा 80S। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो इनकी 70S की कंक्लूजन है टोटल नहीं है, ये इसकी सब यूनिट्स है। मतलब कि 70S टाइप का राइबोसोम्स तभी प्रेजेंट होगा जब इसकी सब यूनिट्स कैसी होंगी, 30S एंड 50S। ऑन द अदर हैंड अपने 80S के बारे में भी साथ साथ देख लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो आपको। 80S के अंदर बच्चों क्या होता है, 60S एंड 40S टाइप की सब यूनिट्स पाई जाती है। ऐसे नहीं ये 100 हो गया, टोटल नहीं करना इनको, बस आपने ये ध्यान रखना है कि इनकी ये सब यूनिट्स होती हैं। क्लियर हो गया। तो इसके अंदर क्या होता है, 70S टाइप का राइबोसोम जो है पाया जाता है जिसकी सब यूनिट्स कैसी होती है, 30S एंड 50S। मैं आपको दोबारा बता दूं, ये इनको टोटल नहीं करना होता है, ये इनकी सब यूनिट्स होती है। समझ आ गया आपको। ठीक है, आगे देखते हैं अपने इसके बाद में। अब जो राइबोसोम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, राइबोसोम्स जो mRNA मिलकर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस की साइट पर प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स क्या करते हैं, दे सिंथेसाइज प्रोटीन। ये चीज याद रखनी है आपने, दे सिंथेसाइज प्रोटीन, प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। ये चीज आपने याद रखनी है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है आपका। नेक्स्ट अपने देखते हैं इसके अंदर राइबोसोम्स और mRNA मिलकर एक चेन बना लेते हैं जिसको पॉलीराइबोसोम बोला जाता है।
राइबोसोम्स की। अब अपने कुछ इंक्लूजन बॉडीज की भी बात कर लेते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपने साइड में लिखना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ, तो इसके बारे में यहाँ स्टार्ट करते हैं। इंक्लूजन बॉडीज के बारे में क्या समझते हो? देखो क्या होता है, प्रोकैरियोट सेल्स के अंदर कुछ मटेरियल जो है वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। और क्या बनाता है वो? इंक्लूजन बॉडीज। क्या, दोबारा सुनो, इंक्लूजन बॉडीज कैसे बनती हैं? जो थोड़ा बहुत मटेरियल कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर रहता है वो क्या बनाता है? इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज कैसे बनती है? जो मटेरियल साइटोप्लाज्म के अंदर स्टोर्ड फॉर्म में होता है वो क्या बना देता है? इंक्लूजन बॉडीज बना देता है, ठीक है। और देखो इसके अंदर क्या होता है, इनके अंदर कोई भी बाउंडेड ऑर्गेनेल प्रेजेंट या मेम्ब्रेन सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता। इनके अंदर जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। जैसे इसके अंदर तो ये था नॉर्मली सेल्स के अंदर कि जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे वो मेम्ब्रेन बाउंडेड होंगे, देखा था ना उन्होंने। फिर इसके अंदर क्या होता है, जो भी ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं वो मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते, वो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्री स्टेट में होते हैं, फ्री स्टेट में प्रेजेंट होते हैं। इसमें साइटोप्लाज्म में ये चीज आपने याद रखनी है कि एक तो इसमें ऑर्गेनेल्स जो प्रेजेंट होते हैं वो कैसे होते हैं? फ्री फॉर्म में, साइटोप्लाज्म में फ्री रहते हैं, मेम्ब्रेन बाउंडेड नहीं होते। आगे देखो, अब इसमें एग्जांपल लेके चलते हैं अपने। फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स हो गए, ठीक है, गैस वैक्यूल्स होगी, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स, गैस वैक्यूल्स, ये सब चीजें फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये आपने एज ए एग्जांपल याद रखना है। नेक्स्ट अपने और एक पॉइंट देखते हैं इसके बारे में, इंक्लूजन बॉडीज के बारे में। अब ये जो इंक्लूजन बॉडीज होती हैं जिसमें अपने एग्जांपल लें कि ब्लू ग्रीन एल्गी और ये सब जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के अंदर क्या होता है कि ये जो फॉस्फेट, गैस वैक्यूल, इसी में एक एग्जांपल और ऐड कर देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी। इन सब के अंदर जो भी प्रेजेंट होते हैं वो सारे के सारे फ्री फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, समझ आ गया। अब अपने थोड़ा सा इन पॉइंट्स को दोबारा रिकॉल कर ले। सबसे पहले तो ये था राइबोसोम्स जो होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि एक ऑर्गेनेल है जो प्लाज्मा साइटोप्लाज्म में पाया जाता है और मेम्ब्रेन से बाउंडेड होता है। फिर इसका साइज देखा आपने 15 mm to 20 mm। 70s टाइप का आरएनए प्रेजेंट होता है जिसकी को यूनिट्स या बोलो सब यूनिट्स कौन सी होती हैं? 30s एंड 50s। दे सिंथेसाइज प्रोटीन, सबसे मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन है राइबोसोम्स का कि प्रोटीन सिंथेसिस करने का काम करते हैं। आगे देखो, राइबोसोम्स और एमआरएनए जो होते हैं मिलकर एक चेन बना देते हैं जिसको पॉली राइबोसोम बोला जाता है, समझ आ गया। आगे अपने फिर इंक्लूजन बॉडीज के बारे में देख रहे थे। इंक्लूजन बॉडीज जो होती है मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि जितने भी ऑर्गेनेल्स साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे वो फ्री फॉर्म में होंगे, कहीं भी मूवमेंट करने के लिए फ्री होंगे। फिर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, फॉस्फेट ग्रैन्यूल्स होगी, गैस वैक्यूल्स होगी और ब्लू ग्रीन एल्गी। इनके अंदर कुछ ग्रैन्यूल्स ऐसे या ऑर्गेनेल्स ऐसे प्रेजेंट होते हैं जो बाउंडेड नहीं होते। इसके बाद ये तो अपना टॉपिक था राइबोसोम्स और इंक्लूजन बॉडी कंप्लीट हो चुका है। अब अपने नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में। इसके बाद आगे अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर कुछ पॉइंट्स देखेंगे, उससे पहले हम देख लेते हैं, थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं इस सेल का कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं या ये कौन कौन से एनिमल या प्लांट इंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो बेसिकली क्या होता है, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं वो क्या कंटेन करते हैं? प्रोटिस्टा। क्या कंटेन करते हैं? प्रोटिस्ट, ठीक है। प्लांट सेल, एनिमल सेल एंड लास्ट वन इज, आप लोग देखो यहाँ पे फोर्थ वन है जो फंजे। ये चार टाइप के जो क्लासेस कंटेन करती है, समझ आ गया। जिनके अंदर जो प्रोटिस्ट और फंजे इनके बारे में पढ़ेंगे, बट डिटेल में अपने प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ पॉइंट्स और देखते हैं इसमें। जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर जो न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में जो न्यूक्लियस होता है, आप लोगों को मैंने बताया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के सबसे बड़ा जो डिफरेंस था मैंने आपको बताया था, क्या था कि न्यूक्लियस जो होती है उसकी सेल वॉल नहीं होती प्रोकैरियोटिक सेल में, और यूकैरियोटिक के अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस जो होता है यूकैरियोटिक का उसमें सेल एनवेलप जो है प्रेजेंट होता है। यूकैरियोटिक सेल हैज न्यूक्लियस कवरिंग या न्यूक्लियस एनवेलप, समझ आ गया आपको? क्लियर। फिर देखो आगे, यूकैरियोटिक जो सेल्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि कुछ वैरायटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमेट्री ऑर्गन, साइटोस्केलेटन
में जेनेटिक मटेरियल है उसमें कुछ ना कुछ हेल्प करना, तो ये सारे काम किसके, साइटोस्केलेटन के। जब आपको प्लांट सेल की मैंने एक बार पहले स्ट्रक्चर बताई थी कुछ इस टाइप की सेल, इनके अंदर यहाँ पे कुछ ऐसे ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, ये न्यूक्लियस, यहाँ पे ऐसे कुछ ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं जो किसमें हेल्प करते हैं, इसकी डीएनए ग्रोथ में, इसको साइटोस्केलेटन बोला जाता है। समझ आ गया? अब आगे अपने इस पॉइंट पे बात करते हैं नेक्स्ट। अब क्या होता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कहाँ पे होता है, डीएनए ग्रोथ में कौन हेल्प कर रहा है, साइटोस्केलेटन। और आप लोगों को पता है कि जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस में ही जो है क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो बेसिकली क्रोमोसोम्स के ऊपर ही एट लास्ट जो डीएनए प्रेजेंट होता है जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है, फिर हम अपने इसमें बात करते हैं यूकेरियोटिक जो सेल्स होती है ना, कौन कौन सी थी, प्रोटिस्टा, प्लांट्स है, एनिमल सेल्स समझे। जरूरी नहीं है कि इनके अंदर जो फीचर्स है, मान लो प्लांट सेल के जो फीचर है वो एज इट इज एनिमल सेल में प्रेजेंट होंगे, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ये आइडेंटिकल नहीं होती एक दूसरे की। हो सकता है कुछ ऑर्गेनेल्स उसमें प्रेजेंट हो और हो सकता है उसमें वो टाइप के ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट ना हो। ठीक है, तो इनके अंदर क्या होता है ना कि जरूरी नहीं होता कि एक दूसरे के आइडेंटिकल हो ही हो। नेक्स्ट अपने बात करते हैं इसके अंदर अब क्या होता है, कुछ के अंदर सेल वॉल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब जैसे सेल वॉल्स होती है वो प्लास्टिड में प्रेजेंट होती हैं, और लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होती है एनिमल सेल में प्रेजेंट होती है। क्या होती है, सेंट्रल वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जो सब बाकियों में प्रेजेंट हो ये जरूरी नहीं है, मतलब कि हर एक का अपना एक स्पेशल फीचर भी हो सकता है। आप ये नहीं कह सकते कि अगर आपने एक प्रोटिस्टा के कैरेक्टर याद कर दिए तो आप उसको एज इट इज प्लांट सेल में भी लिख दोगे, एनिमल में भी लिख दोगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। हर एक के अपने अपने कैरेक्टर्स हैं, हर एक के अपने अपने फंक्शंस हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अपने इसके अंदर एनिमल सेल्स के अंदर क्या होता है ना, कुछ सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, एनिमल सेल में सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं जो बाकी प्लांट सेल में, प्रोटिस्ट में, फंजाई में प्रेजेंट नहीं होते। क्लियर हो गया? आगे देखते हैं अपने, हाँ, सेंट्रल वैक्यूल की बात करते हैं अपने यहाँ पे। तो सेंट्रल वैक्यूल जो है वो एक स्पेशल फीचर है प्लांट सेल का, प्लांट में प्रेजेंट होता है बट एनिमल सेल में वो प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, और एनिमल सेल के अंदर वैक्यूल प्रेजेंट होती है कौन सी, एक सेंट्रियोल्स प्रेजेंट होते हैं, जो जरूरी नहीं है कि इसमें प्रोटिस्ट में, प्लांट सेल में और इसमें फंजाई में भी प्रेजेंट हो। क्या होते हैं, सेंट्रियोल्स। समझ आ गया? तो ये सब चीजें हैं जो स्पेसिफिक फीचर्स भी होते हैं और कुछ स्पेसिफिक फंक्शन करने का भी काम करते हैं। इसके बाद जो है अपने कुछ डायग्राम्स की हेल्प से इसको समझने की कोशिश करेंगे। उसके बाद वन बाय वन अपने जो है कुछ बेसिक मैं आपको डायग्राम के साथ में इनके वो भी बता दूंगी कि किस पार्ट का कितना काम होता है। ठीक है, और उसके बाद में अपने डिटेल में एक एक सेल के बारे में स्टडी करेंगे, एक एक सेल के ऑर्गेनेल के बारे में स्टडी करेंगे। हाँ, तो आप लोगों को सामने एक डायग्राम दिख रहा है, ये जो डायग्राम है ये यूकेरियोट्स की प्लांट सेल का डायग्राम है। किसका डायग्राम है ये, प्लांट सेल का। तो इस सेल के अंदर जो है आप लोगों को सामने कई सारी लेबलिंग दिख रही होगी, कई सारे नाम दिख रहे होंगे। तो इन चीजों को अपने एक बार देख लेते हैं, उसके बाद में जब अपने इन पार्ट्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी समझने में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आउटर मेम्ब्रेन से। तो सबसे बाहर जो आपको ये मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि एक सेमी परमिएबल का भी काम करती है। आप लोगों को मैंने पहले भी बताया था। ठीक है, सेमी परमिएबल का मतलब भी मैंने आपको क्लियर किया था कि कुछ पॉइंट्स या कुछ पार्ट्स को परमिएबिलिटी प्रोवाइड करवाना और कुछ के लिए इम्परमिएबल रहना। ठीक है, आगे देखो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद इसके अंदर एक बीच में आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये क्या है, ये मिडल लैमेला। क्या है ये, मिडल लैमेला, यानी जो सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिवाइड कर, सेल वॉल को बीच में से डिवाइड करने का काम करती है। अब यहाँ से जो आउटर स्ट्रक्चर दिख रही है क्या है, सेल वॉल। ठीक है, आउटर स्ट्रक्चर या मेम्ब्रेन है क्या है, सेल वॉल। अब आप लोगों को ये चीज पता है कि सेल वॉल क्या काम करती है, सेल वॉल प्रोटेक्शन का काम करवाती है। ठीक है, हो सकता है कई बार रिजिडिटी भी प्रोवाइड करवाए। आगे हम चलते हैं कुछ पॉइंट्स पे। नेक्स्ट देखो इसके अंदर अब यहाँ पे आपको एक राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट दिखाई दे रहे होंगे। ये क्या है, लाइसोसोम्स। क्या है ये, लाइसोसोम्स। इसके बारे में आपने 10th में 8th में क्लियर पढ़ा होगा। लाइसोसोम्स को सुसाइडल बैग्स भी बोला जाता है, सुसाइडल बैग्स। अब आप लोगों के दिमाग में आ गया होगा कि हाँ हमने ऐसा कुछ पढ़ा था। हाँ जी, तो सुसाइडल बैग्स इनको क्यों कहा जाता है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रिकॉल करते हैं अपने कि सुसाइडल बैग इसलिए बोला जाता था, ये इनका काम समझो, उसके बाद आपको इनका फंक्शन भी पता चल
डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। क्या करते हैं? डाइजेस्ट करने का। ये जरूरी है सेल के लिए, क्योंकि जो भी वेस्ट मटेरियल होगा उसे ये डाइजेस्ट कर लेंगे, ठीक है, प्लांट के अंदर, और प्लांट सेल जो है स्मूथली वर्क करती रहेगी। तो क्या होता है, कई बार ये जो सेल्स होती है, ये कई बार कुछ एंजाइम्स ऐसे सिक्रीट हो जाते हैं जिसकी वजह से उनकी सेल को कोई खाने लग जाती है, यानी कि जो भी इसमें ऑर्गेनिल्स प्रेजेंट होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देती है, जिससे कि कंप्लीट सेल की जो है स्ट्रक्चर जो खराब हो जाती है, जिस वजह से इसको सुसाइडल बैंड्स बोला जाता है, ठीक है। अब अपनी बात करते हैं, ये आपको RER और SCR, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक जिसके ऊपर आपको ये कुछ बाल लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रही होंगी, और एक है स्मूथ जिसके ऊपर कोई भी स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। फिर आपको एक पॉइंट दिखाई दे रहा होगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को आप सब जानते हो, माइटोकॉन्ड्रिया जो है पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाता है, क्योंकि जो भी एनर्जी होती है सेल की वो यही स्टोर करके रखता है। फंक्शंस वगैरह कंप्लीट करने होते हैं उस टाइम पे एनर्जी जो सेल इसी से लेता है और अपनी कंप्लीट करता है। फिर मैंने आपको अभी जस्ट पहले बताया था सॉरी कि प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, फंजाई, और एक और पॉइंट जो था इसका पार्ट था, कौन सा था, ये अपनों ने प्रोटिस्ट। प्रोटिस्ट इन चारों के अंदर अपने देखा था कि सभी के अंदर अपने अपने फीचर्स होते हैं, अलग अलग फीचर्स होते हैं, कोई जरूरी नहीं है एक के फीचर्स दूसरे से मैच करने ही चाहिए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। फिर इसके अंदर क्या होता है, देखो कि कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से अपने इनको अलग अलग कर पाते हैं। तो आपको मैंने बताया था कि स्पेशल फीचर क्या था, वैक्यूल का। प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, इतनी बड़ी वैक्यूल प्रेजेंट होती है, स्पेस प्रेजेंट होता है, जो एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता। आपके बुक में वैसे तो इसका भी डायग्राम दिया हुआ है, बट आप लोगों को क्लियरली समझ आ जाए, इसलिए मैं एक पॉइंट क्लियर कर रही हूँ। फंक्शन जो है न्यूक्लियस का, जो फंक्शन प्लांट सेल के अंदर है वही एनिमल सेल में है, ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब फिर अपने नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इसके बाद में न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस की बात करते हैं, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोलस की बात करते हैं। सो बेसिकली क्या होता है इसके अंदर, ये जो आउटर वाली कवरिंग है ये तो है न्यूक्लियर कवरिंग, ये जिसको अपन न्यूक्लियर एनवेलप बोला था, जो किसमें प्रेजेंट होती है, सिर्फ यूकैरियोटिक में प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोट्स में ऐसा नहीं होता। अब यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियोलस जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, जो क्रोमोसोम या DNA मटेरियल को कंटेन करके रखता है, जेनेटिक मटेरियल को, ठीक है, ये न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। फिर अपने आते हैं, बात करते हैं गोल्जी अपरेटस की। अब गोल्जी अपरेटस जो होते हैं इनका काम क्या होता है, गोल्जी अपरेटस का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है, क्या होता है, सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन। ये चीज आपने याद रखनी है, गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो प्रोटीन का सिक्रीशन करने में हेल्प करते हैं, यानी कि प्रोटीन को सिक्रीट करवाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि प्रोटीन जो है सिंथेसिस करना क्यों जरूरी है, तो सेल की प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए प्रोटीन सिक्रीशन होना जरूरी है, ठीक है। तो गोल्जी अपरेटस जो होते हैं वो काम क्या कर रहे हैं, प्रोटीन का सिक्रीशन करने का, ठीक है। फिर अपने एक पार्ट और है जो अपना उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो इसके अंदर और क्या है, एक गोल्जी अपरेटस के बाद में अपने राइबोसोम्स की बात करते हैं, राइबोसोम्स की। अब राइबोसोम्स कहाँ पे प्रेजेंट है, ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं ये वाले, ये क्या है, राइबोसोम्स। अब राइबोसोम्स का काम क्या है, जो भी प्रोटीन का सिक्रीशन होता है गोल्जी अपरेटस से, तो ये क्या करता है, ये साइट है जहां से प्रोटीन का सिंथेसिस होना स्टार्ट होता है। सिंथेसिस मतलब फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो सिक्रीशन तो होता है गोल्जी अपरेटस से, और सिंथेसिस यानी कि बनते कहां पे प्रोटीन, राइबोसोम्स पे। समझ आ गया आपको? तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ रहा तो नहीं है इसमें, हाँ, तो अपनों ने सारे के सारे पॉइंट्स जो क्लियर कर लिए हैं, दोबारा सुन लो इसके बारे में। अपनों ने इसके अंदर देख लिया RER, SCR दो टाइप के क्या थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम इसके बारे में हो गया क्लियर। न्यूक्लियर एनवेलप पता चल गया अपने को कि ये स्ट्रक्चर होती है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियोलस, मिडिल लैमेला, गोल्जी अपरेटस सिक्रीशन ऑफ प्रोटीन, राइबोसोम सिंथेसिस करने का काम करता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी प्रोटेक्शन या कवरिंग का काम करती है, वैक्यूल प्रेजेंट होती है जो कि एक स्पेशल फीचर है प्लांट सेल का, सेल वॉल होती है, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। हाँ जी, मैंने आपको नाम बता दिया, दोबारा रिपीट कर दिया अपना, तो राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और इसमें आप लोगों को लगभग माइटोकॉन्ड्रिया था, इसके बारे में पता चल गया। सो ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं, प्लांट सेल में भी कुछ एनिमल सेल में भी इसके जैसे ही लगभग फीचर्स हैं, तो कुछ अलग होगा तो उसके बारे में अपने डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद अपने जो है थोड़ा आज का रिकॉल कर लेंगे अपने क्या क्या पढ़ा है। इससे पहले फीचर्स
बॉडीज के बारे में अपनों ने पढ़ा था। फिर अपनों ने देखा कि सेल जो थी यूकैरियोट्स की, उसके बारे में अपनों ने कुछ ओवरव्यू लिया, है ना। फिर अपनों ने इसमें जो प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स थी, तो आपको मैंने प्लांट सेल का डायग्राम बना के क्लियर कर दिया कि किस पॉइंट का लगभग क्या काम होता है। अब इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जब हम एक एक पॉइंट डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को थोड़ा इजीली समझ आ जाएगा कि ये फंक्शन, ये सेल के अंदर अपनों ने कहाँ देखा था, क्या फंक्शन हो सकता है इसका, तो ये चीज़ें आपको अपने आप गैस होने लग जाएंगी। तब तक आप लोग नोट्स बनाते रहो और साथ साथ में कंटिन्यू करते रहो।